नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि के दृष्टिगत सभी अलर्ट मोड पर रहें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और वहां किए जा रहे राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। अतिवृष्टि के दृष्टिगत 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही श्रद्धालु यात्रा करें। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, शैलेश बगोली सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने काठगोदाम के कलसिया नाले से पिछले दिनों हुई भारी बरसात के बाद नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री काठगोदाम इंटर कॉलेज में आपदा राहत कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार आपदा से संबंधित सारी तैयारियां कर रही है। बीते दिनों भारी बारिश के बाद कलसिया नाले ने भारी नुकसान हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के मदद को तत्पर है और अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। सरकार हर प्रकार से तैयार है और जो हमने आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद सरकार को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी पूरी है। यह जो यहाँ काठगोदाम के पास नाले पर जो आपदा आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन बच गया। मैंने लोगों से कहा है बिल्कुल धैर्य रखिए, हर प्रकार से हम अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं। प्रदेश भर में यहाँ तो हम देख ही रहे हैं और केंद्र सरकार ने हर हालत में जितने धनराशि की ज़रूरत होती है वो बार बार धनराशि दी हुई है। हमारे जिलाधिकारियों को पहले ही एक अमाउंट दिया होता है कि वो फौरी सहायता कम से कम पहुँचा दें। सबसे बड़ी कृपा ईश्वर की ये रही कि कहीं पर भी कोई जनहानि नहीं हुई है। कष्ट होता है देखकर, इस तरह से मकान पूरे नदी में समा गए हैं, इतना यकीन भी नहीं था। ऐसी जगहों पर समाये गए हैं जहां कभी होने की हमको आशा भी नहीं थी। मुनि की रेती ढालवाला क्षेत्र में आपदा से प्रभावित हुए क्षेत्रों का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने आला अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र ही तटबंध निर्माण के निर्देश दिए हैं। खारा स्रोत में बीते दिनों बरसाती नाले में पानी आने से हुए नुकसान का कैबिनेट मंत्री मौके पर जाकर निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी को जल्द निर्माण और नाले को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान में बरसात का मौसम है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। इसके तहत आला अधिकारियों को शीघ्र ही विभिन्न निर्माण हेतु निर्देशित किया गया है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी, तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता गंभीर सिंह असवाल समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर लगाए गए 50% कमीशन के आरोपों के बाद कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रियंका गांधी और कमलनाथ सहित 2 और नेताओं के खिलाफ राज्य के 4 शहरों में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, वे कुछ कहें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई उनके खिलाफ सच बोलता है और उन्हें आईना दिखाता है तो वे उसे पुलिस स्टेशन और कोर्ट दिखाते हैं। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि आप केवल प्रियंका गांधी के खिलाफ मामला क्यों दर्ज कर रहे हैं, हम पर भी मुकदमा दायर करें। हमें भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार 50% कमीशन देने वाली सरकार है। कर्नाटक में उनकी सरकार 40% की थी और अब यह 10% बढ़ गई है। उनका कहना है कि आयोग सीधे दिल्ली आ रहा है।
मतलब वो कह दें तो ठीक है, और यदि कोई उनके विषय में सच्ची बात कह दे, उनको आईना दिखा दे, तो उसको थाने और कचहरी और वो दिखाते हैं, और वो हम चुनौती देते हैं। अकेले प्रियंका जी पर ही क्यों मुकदमा दायर कर रहे हो, हम पर भी मुकदमा दायर करो। हम भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो मामा की सरकार है वो 50% कमीशन की, मिस्टर मामा नहीं है, मिस्टर 50% है, और उनके और जगह भी उनकी सरकारें मिस्टर 50% होने जा रही हैं। कर्नाटक के अंदर मिस्टर 40% था, अब 10% का और इजाफा हो गया है, और ये कमीशन सारी राज्य सरकारें कह रही हैं कि सीधे दिल्ली जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी ने कहा कि अन्य विधानसभाओं के मुकाबले बागेश्वर विधानसभा का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है। जिस तरह की लोकप्रियता दिवंगत चंदन राम दास की रही है, उसका उन्हें काफी फायदा मिलेगा और बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से चुनकर आएगा। उधर कांग्रेस ने कहा कि हम पूरी मजबूती से इस चुनाव में जा रहे हैं। जिस प्रत्याशी के नाम पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाएगा, वो भारी मतों से जीत कर आएगा। कांग्रेस के बागेश्वर में सभी मोर्चे एक्टिव हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और अपने संगठन के बलबूते पर, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग चंपावत विधानसभा की भांति भारी बहुमत से बागेश्वर का उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी, मैं तो वहां स्वयं संगठन मंत्री रहा हूं, हमारा जो पार्टी का संगठन है वो अन्य जिलों के मुकाबले अपेक्षाकृत वहां ज्यादा मजबूत है। और चंदन राम दास जी की छवि बागेश्वर में बहुत अच्छी रही है, और पिछले चुनाव की मैं अगर आपको जानकारी दूं तो उस चुनाव में वो अस्वस्थ थे 2022 के चुनाव में, और पूरे चुनाव की काल अवधि में वो केवल एक दिन चुनाव प्रचार में गए, अंतिम दिन, और उसी से वो 12,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी चरम पर थी, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति लोगों को कितनी पसंद है, ये इससे साबित हुआ है। और इस चुनाव में भी हम लोग जैसे चंपावत में 94% वोट पाकर के जीते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, बागेश्वर में भी हम चंपावत को ही दोहराएंगे। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से तैयारियां हैं। वहां पर जो 180 बूथ थे उनका पुनर्गठन जो है हम कर चुके हैं। कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी 3 बार पहले वहां दौरा कर चुके थे, अभी तो वहीं पर उन्होंने कैंप किया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हों, लगातार बागेश्वर के संपर्क में है। और बागेश्वर में हमारी जमीनी तैयारियां इतनी मजबूत हैं कि इसी से भाजपा में बौखलाहट है। भाजपा जो है आज तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई, जबकि 4-5 दिन हो गए उन्होंने अपना पैनल भेजा था। आखिर पैनल भेजने में जो जल्दबाजी की गई, उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर करने में डर क्यों रही है भाजपा? कहीं न कहीं भाजपा कांग्रेस पार्टी की जो मजबूत तैयारियां, इसी से भाजपा डरी हुई है। और वहां पर इस बार जो समीकरण बने हैं, आपने देखा भाजपा से भी लोग जो है कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, जो इनके पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं। पिछले 2022 में जो आम आदमी पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरे निर्दलीय चुनाव लड़े थे, सभी लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं और नई परिस्थितियां वहां पर जो है राजनीतिक नए समीकरण बने हैं। और आप देखिए, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी कांग्रेस का प्रत्याशी आपके सामने होगा और निश्चित तौर पर जो है हम समय से ही वहां पर नामांकन करेंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप नेता बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल उठाए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा शनिवार को ही पैनल भेजने का दावा कर रहे थे, जबकि बसंत कुमार की ज्वाइनिंग रविवार को कराई गई। इससे साफ है कि कांग्रेस के पैनल में दूसरे दल के नेता का नाम था। वो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान है। यदि पैनल में बसंत कुमार का नाम नहीं था तो फिर क्या कांग्रेस पैनल के अनुसार ही प्रत्याशी का चयन करेगी? इस बीच भट्ट ने दावा किया कि बीजेपी उपचुनाव में भी शानदार जीत दर्ज करेगी।
बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्य था। ये एक स्वाभाविक पक्ष होता है, कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है। तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है, या वो ये बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। और मैं शुरू से ही कह रहा था कांग्रेस अपने कार्यकर्ता छल करती है, और बसंत कुमार की ज्वाइनिंग के बाद अगर उनका टिकट होता है तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पैनल कांग्रेस ने भेजा था उस पैनल में क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा पार्टी का सदस्य ही नहीं है। जो पार्टी का सदस्य ही नहीं है उसको पैनल में नाम किस आधार पर भेजा, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक तिलकराज बेहड़ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुत्र मोह से ग्रस्त धृतराष्ट्र को जिस प्रकार कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था, उसी प्रकार क्षेत्र के विधायक तिलकराज बेहड़ पुत्र को स्थापित करने के मोह में कभी बीजेपी के दरवाजे तो कभी कांग्रेस हाईकमान को ब्लैकमेल करने वाली भाषा बोल रहे हैं और मानसिक संतुलन खोकर कुछ भी कह रहे हैं। कि लगातार जबरदस्ती मैं चुप हूँ। एक नेता बार बार अपने बीमारी का हवाला दे रहे थे, इस कारण मैं चुप था कि वो बीमार हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि रोज मेरे मुंह में उंगली डालने की कोशिश हो रही है, झूठी बातें की जा रही हैं। आप हैं कांग्रेस में, भाजपा की आप चिंता कर रहे हैं, वहां से बयान दे रहे हैं कि राजेश शुक्ला अजय भट्ट का टिकट काटें। क्या मतलब है इसका? कौन आपको अधिकार दे रहा है ऐसे प्रश्न खड़े करने का? क्या मैं हाईकमान हूँ पार्टी का? मैं कौन टिकट काटने वाला और टिकट देने वाला? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी उसको मैं मजबूती से लड़ाऊंगा, चाहे जो भी हो। लेकिन मैं तिलकराज बेहड़ से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें भाजपा की इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्यों कांग्रेस चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस यहाँ 3.5 लाख वोट से हारी पिछली बार यहाँ का लोकसभा का चुनाव, जबकि उन्होंने हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता को वहां लड़ाया था। और अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से तब परिचित भी नहीं थे, नए थे, लेकिन 3.5 लाख वोट से हरा कर भेजा था उन्हें। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि उनके पास यहाँ कैंडिडेट नहीं है कोई। खुद उनका वो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं अपने को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, और दूसरी ओर वो ये भी बयान दे रहे हैं कि मेरी कांग्रेस उपेक्षा कर रही है, मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, खुद उन्होंने कहा। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई कांग्रेस क्यों नहीं पूछ रही? इसकी कभी आपने मीमांसा की, कभी आत्म अवलोकन किया, कभी आत्मचिंतन किया? आपको इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि आपकी फितरत है धोखा देने की। जब आप पहले भाजपा में थे तब आपने क्रॉस वोटिंग करके दूसरे को वोट दिया था, आप पर आरोप था, और जिसकी वजह से आपका टिकट काटा गया था, आपको याद होगा। और आज आप कांग्रेस में हैं और अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए आप भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि आप... तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर पुरानी पेंशन का मामला गरमाने लगा है। अल्मोड़ा में सैकड़ों शिक्षक कर्मचारियों ने सांसद आवास का घेराव कर घंटी बजाकर सरकार को चेताने का काम किया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर समय रहते सरकार ने पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि वो कोई नई मांग नहीं रख रहे हैं, पुरानी पेंशन उनका हक है। अगर सांसद विधायकों को पेंशन और तमाम भत्ते मिल रहे हैं तो फिर कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? आज पूरे देश में सांसदों के गृह स्थान पर जो है घंटी बजाकर जो है पुरानी पेंशन बहाल का जो कार्यक्रम है जनपद अल्मोड़ा में सभी मिनिस्टर, कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी यहाँ पर 42 विभागों के जो उपस्थित हैं, बहुत काफी भीड़ है और सभी दुखी हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक हम जो है जो विधायक और सांसद हैं इनकी पुरानी पेंशन बंद नहीं की जाती है, हम भी जो है या पुरानी पेंशन लेके ही रहेंगे, जो कि हमारा पुराना हक है। हम कोई नई मांग नहीं रख रहे।
वहीं इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, देखिए। लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जो बारिश से नुकसान हुआ है उसे लेकर पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इसी कड़ी में देहरादून के मालदेवता में हो रही लगातार बारिश से इलाके में पानी भर गया। कई जगहों पर घरों में पानी भर गया तो कई जगहों पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां नाव की तरह तैरने लगी। इसी के साथ कई पुरानी इमारतें भी गिर गई हैं। मालदेवता में दून डिफेंस को कॉलेज की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार बीते दिनों से हो रही भारी बारिश से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इसी कड़ी में हरिद्वार ने इस वर्ष ऐसा पहली बार हुआ है जब गंगा का जलस्तर 294 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जबकि 293 मीटर पर ही चेतावनी दी जा रही है। भारी बारिश और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। गंगा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। इसी कड़ी में अब गंगा नदी का पानी हरिद्वार के बैरागी कैंप में पहुंच गया है। आबादी वाले इलाके में पानी भरने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। इसी बीच बाढ़ आने से NHI के हॉट मिक्स प्लांट में 100 से ज़्यादा मजदूर फंस गए, जिनका NDRF की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी लगातार जो गंगा का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से हमारी टीम पूरी अलर्ट है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। 4-5 लोग जो फंसे हुए उसके लिए भी SDRF की टीम काम कर रही है। होपफुली आधे घंटे के अंदर वो भी रेस्क्यू हो जाएंगे। गंगा का चेतावनी निशान जो है कितने पे है, कितना अभी बह रही है? अभी हमारी जो गंगा है वो लगभग 295.67 के आसपास बह रही है और ये खतरे के स्तर से लगभग 1 मीटर के ऊपर आसपास बह रही है। ये पूरा बैरागी कैंप क्षेत्र खाली कराने के लिए जो लोग खतरे की जद में है, जहाँ पे पानी पहुँच रहा है वहाँ। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से तबाही मच गई है। गंगा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। इसी कड़ी में अब गंगा नदी का पानी हरिद्वार के बैरागी कैंप में पहुंच गया है। आबादी वाले इलाके में पानी भरने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। इसी बीच बाढ़ आने से NHI के हॉट मिक्स प्लांट में 100 से ज़्यादा मजदूर फंस गए, जिनका NDRF की टीम ने सफल रेस्क्यू किया और हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद अब इसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है बैरागी कैंप क्षेत्र में। आपको हम दिखाना चाहेंगे ये जो बैरागी कैंप क्षेत्र है, यहाँ पर कभी कुंभ का मेला भी लगता है, यहाँ पर लोग भी रहते हैं और लगभग यहाँ 10,000 से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। आपको मैं उस तरफ दिखाना चाहूँगा, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भीमगोड़ा बैराज है उसके जो 22 गेट हैं वो पूरे के पूरे खोल दिए गए हैं। डरावने वाली बात ये होगी कि अगर लगातार ऐसी ही बरसात होती रही तो काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि अभी बात करें तो हम मौसम विभाग ने 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं यही डर सता रहा है कि अगर ज़्यादा बरसात और तेज़ होती है तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ANB न्यूज़, विकास कुमार, हरिद्वार। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।